क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जो है वो हो रही है कई राज्यों में, खासकर दिल्ली एनसीआर में तो बिना रुके ये बारिश जो है वो हो रही है। और बीते 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर ये जो बारिश हुई है इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। बारिश की वजह से कल शाम दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक पुरानी इमारत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है और मरने वालों में एक बच्ची और एक महिला शामिल है। इसके अलावा इस हादसे में 9 और लोग घायल हुए हैं। ये सभी अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ की टीम यहां पर राहत और बचाव का काम कर रही है। जो इमारत गिरी है वो 2 मंजिला थी और इसमें ऊपर कुछ परिवार रहते थे और नीचे दुकानें थी। मेरा घर के ऊपर पूरी बिल्डिंग गिरी है आके, उसके अंदर मेरा सारा सामान दब गया। मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान है, जिसको मैं गरीब आदमी कहाँ से करूँगा। सारा मेरा दरवाजा वगैरह तोड़ दिया, अंदर की सारे मतलब हर चीज़ टूट गई। जो मूर्ति सूर्ति लगी हुई थी अंदर सब तोड़ दी है। क्या बता रहे थे, कोई बच्चा फंसा हुआ था? एक मेरा लड़का फंसा था, मैंने किवाड़ तोड़ के परली साइड से निकाल लिया उसको। बिल्डिंग आपके सामने गिरी थी? बिल्डिंग हमारे सामने गिरी है। ये हम कमरे में अंदर थे, ये एकदम धड़ जैसे ऊपर से आके गिरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कोलैप्स स्ट्रक्चर का मामला था और जैसे पहले ही आपने देखा कि एक बच्ची का डेड बॉडी और 9 इंजर्ड जो है पहले निकाले जा सके। उसके बाद हमारी टीम द्वारा जो है 2 और जो है निकाली गई है। मुकेश हमारे साथ हैं, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए उनके पास चलते हैं। मुकेश बताइए, राहत और बचाव का जो काम चल रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या अब भी लोग फंसे हैं वहां पर? देखिए, राहत और बचाव का जो काम है वो सुबह 4 बजे पूरा हो गया था। सुबह 4 बजे तक 2 बुजुर्गों की जो शव हैं वो और निकाले गए थे, जिसमें एक सुलेमान है जिनकी उम्र 75 ईयर्स है और एक सगुफ्ता है वो भी 75 ईयर्स की हैं। सगुफ्ता दिव्यांग थी, वो चल नहीं पाती थी इसलिए फंस गई थी। तो कुल 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 साल की बच्ची है और एक बुजुर्ग महिला है और एक बुजुर्ग पुरुष है। कुल 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9 लोग इसमें घायल हैं, जिनको दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बिल्डिंग गिरने की जो घटना है वो कल शाम करीब 7:30 बजे हुई थी। उसके बाद मौके पर फायर डिपार्टमेंट के लोग, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस के लोग, एनडीआरएफ के लोग, ये तमाम लोग पहुंचे। चूंकि ये मकान करीब 250 साल पुराना था और तंग गलियों में है, ये फर्श खाने का इलाका है, तो वहां पर राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन सुबह 4 बजे तक सभी जो लोग फंसे हुए थे सभी को निकाल लिया गया, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि जो 9 लोग हैं उनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो मकान है ये मकान 2 मंजिला था, जिसमें ऊपर लोग रहते थे और नीचे दुकानें थीं। तो जिस तरह से दिल्ली और एनसीआर में लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, बारिश के चलते इस मकान को नुकसान हुआ और मकान जो है कल शाम को ये गिर गया। तो अभी राहत और बचाव कार्य कंप्लीट हो गया है और सुबह 4 बजे ही जितने भी लोग फंसे थे वो सब निकाल लिए गए हैं और फिलहाल अब इस मामले की जांच भी की जा रही है कि आखिर कैसे पूरा हादसा हुआ और इसके पीछे क्या कोई जिम्मेदार है, इसको लेकर जांच की जा रही है। हालांकि ये मकान करीब 250 साल पुराना था और पुराने मकान में ही लोग रह रहे थे। सवाल ये है कि आखिर एमसीडी ने नोटिस क्यों नहीं दिया इसको खाली कराने का, जब इतना पुराना मकान था और इस तरह का हादसा हो गया। तो कई तरह के सवाल हैं, निश्चित तौर पर इस पूरी घटना की जांच होगी। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि 3 लोगों की डेथ हो गई है और 9 लोग इसमें घायल हैं। अरे मुकेश, ये इतना पुराना मकान था, इसके आसपास की जो इमारतें हैं वो भी अब उसी वक्त की होंगी, उनको कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है? और दूसरा, क्या इस तरह की उस इलाके में इमारतों को देखा जा रहा है, क्योंकि बारिश तो अब भी हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये जो इलाका है फर्श खाना और उसके आसपास के जो इलाके हैं, चाबड़ी बाजार वगैरह, ये सब बहुत पुराने इलाके हैं जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी काफी ज्यादा है। लोग वहीं पर दुकान भी, नीचे उनकी दुकान होती है, ऊपर वो रहते हैं और मोस्टली पुराने मकान हैं और गलियां इतनी तंग होती हैं कि वहां पर घुसना काफी मुश्किल होता है। यहाँ तक कि जो लोग राहत और बचाव कार्य में लगे थे उनको काफी मुश्किलें आई और शायद यही वजह कि इतना वक्त लग गया। दूसरा, तेज बारिश हो रही थी जिसके चलते वक्त लगा। लेकिन कुल मिलाकर सुबह 4 बजे तक ये पूरा जो राहत और बचाव कार्य है वो कर लिया गया और आसपास की जो इमारतें हैं उनको फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल इसी इमारत को नुकसान हुआ था जो गिरी है
और इसी में जो लोग रह रहे थे वो उसकी चपेट में आए हैं। तो फिलहाल अब इस पूरे हादसे की जांच होगी और जांच के बाद साफ होगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जी शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। दिल्ली से लगे हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 111 में भी कल एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर एक इमारत का निर्माण चल रहा है और इस वजह से साइड पर एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है और भारी बारिश में यह गड्ढा पानी से भर गया। आसपास के 6 बच्चे इस गड्ढे में नहाने के लिए उतरे, लेकिन वो यहां पर डूब गए और सभी बच्चों के शवों को अब यहां पर निकाल लिया गया है और ये सभी बच्चे पास की ही एक कॉलोनी शंकर विहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 6 बच्चों के डूबने की खबर थी। वो सारे के सारे 6 बच्चों की जो शव है वो मिल चुके हैं। हमने फर्दर जो है मेडिकल उसके परीक्षण के लिए तुरंत सिविल हॉस्पिटल में हमने उनको भिजवाया है और लगभग 8 से 13 साल के उम्र थी इन सब बच्चों की। अभी तो प्राइमा फेसी जो मिली है सूचना, उसमें ये जो लगभग 5-7 एकड़ का जो एरिया है, इसमें कुछ बीच में गड्ढे हैं और बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होने से बच्चे इसमें नहाने के लिए गए थे और अचानक से जब गड्ढा मिला तो उसमें उनकी डूबने से मृत्यु होने का जो ये प्राइमा फेसी मिला है। फिर भी इसमें आगे जो भी पुलिस एक्शन बनेगा, डीसीपी साहब मेरे साथ हैं, जांच की जाएगी और उसमें जो कोई कार्रवाई आगे बनेगी वो करेंगे। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतें यहां पर हो रही हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ समेत ज्यादातर जिलों में बारिश की वजह से सड़कों पर जलजमाव भी हुआ है और कुछ जगह पर हादसे भी हुए हैं। ऐसे में एहतियातन प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला लिया है। यूपी के सभी जिलों के स्कूल आज बंद हैं और जाहिर है आज की बारिश के बाद कल स्कूल बंद रहें या खुलें, इसका फैसला जो है वो आगे लिया जाएगा। रविश रंजन शुक्ला हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रविश, बताइए उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद क्या हाल है और ये स्कूल बंद करने का जो फैसला वो लिया गया है, इसमें क्या कहा गया है? आज देखिए ताबिश, आज जो है वो यूपी के 25 जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट है उसको जारी किया गया है। तो येलो अलर्ट के मद्देनजर तमाम सारे स्कूल जो है वो बंद किए गए हैं और गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, यहाँ से खबर आ रही है कि 1 से लेकर 12 तक के जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है बारिश के मद्देनजर। तो गाजियाबाद, नोएडा के भी सारे प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो ये बारिश के मद्देनजर किया गया है और आज अगर बारिश ज्यादा होती है तो फिर कल का फैसला लिया जाएगा कि कल भी स्कूल बंद रहेंगे या नहीं रहेंगे। गाजियाबाद के डीएम का ये कहना है कि भारी बारिश चूंकि हो रही है, 3 दिनों से लगातार ये बारिश हो रही है, तो इसी के चलते जो है वो एहतियात के तौर पर इन स्कूलों को बंद किया गया है। तो अब देखना होगा कि अगर इसी तरीके से बारिश होती है तो कल स्कूल बंद करने पर क्या डीएम अपने आदेश लेते हैं। लेकिन येलो अलर्ट के चलते जो है वो स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया है। जी शुक्रिया रवीश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो बारिश लगातार हो रही है और येलो अलर्ट को देखते हुए यहाँ पर एहतियातन स्कूल जो है पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बंद किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। और आप देखिए इस बारिश की वजह से नदियां भी जो है वो उफान पर हैं, लोगों को दिक्कत भी हो रही है, कई जगह पर जल जमा हुआ है उससे, और फसलों को भी खासा नुकसान उत्तर प्रदेश में पहुंचा है। और अब यहाँ पर स्कूली बच्चों को दिक्कत ना हो इसकी वजह से, इसलिए एहतियातन यहाँ पर यह फैसला किया गया है कि सभी स्कूल जो है वो आज बंद रहेंगे और आगे जिस तरह से बारिश आज होती है उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में इस बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कत हुई है और मेरठ में जल भराव के कारण नाले में एक कार गिर गई और कार को निकालने के लिए लोगों को यहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कार जो है नाले में जा गिरी, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है उससे अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल लोगों के लिए हो रहा है सड़क का कि कहाँ पर गड्ढे हैं या कहाँ पर डिवाइडर जो है वो अगर नीचा है तो वो आ जा रहा है। और इस वजह से देखिए ये हादसा यहाँ पर हुआ जहाँ पर ये कार
नाले में जाकर जो है वो गिरी। और मेरठ का ये मामला है जहां पर जल भराव की वजह से ये हादसा हुआ है और कार को निकालने के लिए लोगों को खासी मेहनत यहां पर करनी पड़ी है। अब आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तस्वीरें हम दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही इस बारिश की वजह से जैसे दिक्कतें लोगों को हो रही हैं उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वार्डों के अंदर पानी भरा है और बाहर वाहन भी पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। साथ ही नई बस्ती और ITI रोड पर भी घरों के अंदर किचन में पानी जमा हो गया है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए किस तरह की परेशानियां वहां पर लोग जो है इस बारिश की वजह से उससे दो चार हो रहे हैं। अब आपको एक और शहर उत्तर प्रदेश का दिखाते हैं, लखीमपुर खीरी, जहां पर लगातार बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हुआ है और लोगों को परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है, उसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आई हैं। गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, खतरे के निशान के ऊपर। यहाँ पर राप्ती नदी और रोहिणी और आमी, क्वानो और सरयू नदी बह रही है। लोगों के घरों में इसका पानी घुस रहा है। उधर दिल्ली NCR में बीते 2 दिनों से हुई जबरदस्त बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 2 दिनों में 2007 के बाद दूसरी बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है। रविवार सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में 74 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान 10 डिग्री तक कम हो गया और लगातार बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लेकिन कई निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ है। पिछले 3 दिन से उत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है और इस बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है वहीं किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं, क्योंकि अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 3 लाख एकड़ में लगी धान की फसल इसी बारिश से बर्बाद होने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 53 साल के राजकुमार त्यागी की 2 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। अक्टूबर के महीने में हुई बारिश ने उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मॉनसून सूखा गया तो भी बड़ी मेहनत से जैसे तैसे धान की रोपाई की, और जब फसल पकने का समय आया तो बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। पहले सूखा में मारे गए, अब तरावट में मारे जाएंगे। जितनी बरसात हो रही है सब नुकसान की हो रही है। ये इस तरह से डैमेज ही है। ये जो धान सूख गई है, ये बालें सूख रही हैं बाली, तो ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई दाना नहीं है। और जब ये काला दाना हो जाएगा तो जब हम बाजार लेके जाएंगे तो वहाँ का व्यापारी नहीं खरीद पाएगा इसे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अक्टूबर महीने की औसत बारिश से 8 गुना बारिश अब तक हो चुकी है। किसानों की धान की खड़ी फसल इस बारिश में बर्बाद हो गई है। किसान अब ठगे से रह गए हैं। धान ही नहीं, मक्का, ज्वार और बाजरे की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के ऐसे हजारों किसानों के नुकसान की भरपाई अब कैसे हो पाएगी? खेतों में इतना पानी भर गया है कि समय पर गेहूं की बुआई भी मुश्किल लग रही है। धान हमारा बिल्कुल ये मानो कि 90% खत्म है, और जो हमने पॉलिसी कवर ले रखा है उसे पॉलिसी कंपनी ये कह रही है कि बारिश पानी का हमारे यहाँ कोई क्लेम नहीं है। फिर हमें सरकार कहती है बीमा लो, बीमा कराएगा, क्या फायदा हुआ? अभी तक के अनुमानों के मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 3 लाख एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसल के नुकसान का सर्वे कर मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन किसानों को सरकार के आश्वासन पर बहुत भरोसा नहीं दिख रहा। जनपद में अखबार के माध्यम से और दूसरे साधनों से प्रचार प्रसार किया गया है कि जिस किसान भाई का भी कोई क्षति होती है बारिश की वजह से, वो उप कृषि निदेशक कार्यालय, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी
या जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जिला समन्वयक हैं उनको सीधे बता सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं और उसके बाद सर्वे के बाद उनकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। पहले तो सूखा पड़ा रहा, जब पानी की जरूरत था तो पानी बरसा नहीं है। सरकार ने ये भी घोषित किया कि जहां सूखा पड़ा घोषित करके उनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा। हमारे क्षेत्र में अभी तक ना कोई जांच हुई है, ना कोई मुआवजे की बात हुई है। सूखा और अब ये बिन मौसम की बरसात, तो किसानों के लिए ये साल ख़राब रहा। और ये भी बात याद दिला दें हम अपने व्यूअर्स को कि ये ग्लोबल फूड क्राइसिस के दौर में हम इस समय जी रहे हैं। वीट बैन पर सरकार ने, वीट एक्सपोर्ट्स पर सरकार ने बैन लगाया था और अब यहाँ पर धान की जो फसल है और जितने भी और स्टैंडिंग क्रॉप्स है उसमें 50 से 75% तक की बर्बादी हुई है। हापुड़ से कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ वेदांत अग्रवाल, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में उनके जिस मंत्री का एक बयान मुसीबत खड़ा कर रहा था, उस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजेंद्र पाल गौतम केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री थे। 5 अक्टूबर को दिल्ली में बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की उनकी एक शपथ को बीजेपी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताकर प्रचारित किया। उस आयोजन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के तहत ये सामूहिक शपथ ली गई थी कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। और इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जिस शपथ पर बीजेपी को आपत्ति है उसे हर साल करोड़ों लोग लेते हैं। मैंने किसी का अपमान नहीं किया और मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, लेकिन हमें किसी भी हालत में देश को बचाना है और उसके लिए जो भी जरूरी हुआ हम करेंगे। बौद्ध धम्म दीक्षा का आयोजन हुआ था। वो आयोजन दीक्षा दिवस पर पूरे देश में हजारों जगह पर होता है और उसमें करोड़ों लोग उसमें शामिल होते हैं। हमारे करोड़ों लोग ये दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार, मोदी जी की खुद सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है और उन्होंने ही नागपुर की दीक्षा भूमि में शिलापट पर वो सारी 22 प्रतिज्ञाएं लिखवा के लगवाई हुई हैं। उधर कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा तो हो गया है, हवाला कारोबार में लिप्त सत्येंद्र जैन, शराब घोटाले में लिप्त मनीष सिसोदिया का इस्तीफा कब लेंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए कि वो सिसोदिया को कब अपने इस मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे। सत्येंद्र जैन जो अब तक ईडी की गिरफ्तारी में है, जेल में है, आज तक उनको मंत्री का ओहदा किस बिहाफ पे दिया हुआ है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। राजेंद्र पाल गौतम आज अपना इस्तीफा देते हैं तो सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कब अपने पद को छोड़ेंगे, और यदि वो पद नहीं छोड़ते हैं तो कब अरविंद केजरीवाल उनको उनके पद से शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम फ्रीज होने के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने नया दांव चला है। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग को 3 चुनाव चिन्ह और नामों की लिस्ट जो है वो भेजी है। ये चिन्ह है उगता हुआ सूरज, मशाल और त्रिशूल। इसके साथ 3 नाम भी भेजे गए हैं। ये नाम है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना बाला साहेब प्रबोधकर ठाकरे। दरअसल अंधेरी ईस्ट में उपचुनाव होना है और अभी तक चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों इस पर दावा कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम अगले आदेश तक फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब है कि दोनों ही गुट इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने पहली प्रतिक्रिया दी और एकनाथ शिंदे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे इस फैसले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारे साथ न्याय होगा। 40 सिर के रावण ने श्रीराम का धनुष और बाण फ्रीज करवाया है। साथ ही उद्धव ने कहा कि उन्हें शिवसेना की एकता तोड़कर क्या मिला। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी कैसे उनका इस्तेमाल कर रही है। जब उपयोगी नहीं रहेंगे तो आपको भी फेंक दिया जाएगा। आता मात्र जरा अति व्हायला लागलेले आहे, कारण शिवसेना प्रमुखांचा मुलगा मुख्यमंत्री नको, मीच व्हायला पाहिजे, हे इथपर्यंत कोणाकोणाचे हट्ट किंवा मनसुबे असू शकतात, पण आता स्वतः शिवसेना प्रमुख व्हायला निघालेत, हे मात्र जरा नाही म्हटलं तरी अति होते।
एक त्याच्यासाठी आवाका काय, किती काय, ही गोष्ट आपल्याला विचार करायची आहे. पुढचं काही बोलण्याच्या आधी मी आपल्याला सर्वांना धन्यवाद देतोय. ते एवढ्यासाठी देतोय. क्रीमिया में रूस के लिए महत्वपूर्ण पुल पर विस्फोट के बाद रूस ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है. रूस ने पुल पर हुए हमले को आतंकी कार्रवाई करार दिया है. जवाब में यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया शहर पर रूस ने कई मिसाइल अटैक किए, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है. इस हमले को पुल पर हुए धमाके के बाद रूस की तरफ से बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है. आपको बता दें कि क्रीमिया का ये पुल रूस और क्रीमिया को जोड़ता है और रूस के लिए सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है. यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर ज़ेपोरिजिया पर रूस की तरफ से एक के बाद एक कई मिसाइल दागे गए. इनकी जद में आवासीय इमारत भी आई. चारों तरफ चीख पुकार और मदद की गुहार सुनाई पड़ने लगी. एक धमाका हुआ, सब कुछ दहलने लगा. हमें पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है. हम इस दीवार के बीच में थे. यहाँ कुर्सी थी. सब कुछ हवा में उड़ रहा था और मैं चिल्ला रही थी. यूक्रेन की सेना के मुताबिक इस हमले में कम से कम 17 नागरिकों की मौत हुई है और दर्जनों घायल हुए हैं. स्थानीय निवासी सहमे हुए हैं. यूक्रेन के मुताबिक हमले वाली जगह के आसपास कोई सैन्य ठिकाना नहीं है और रूस ने जानबूझकर नागरिक ठिकाने को निशाना बनाया है. क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले एकमात्र पुल पर हुए धमाके के बाद इसे रूस की तरफ से हताशा की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि रूस ने इस पुल पर हुए विस्फोट को हादसा बताया है, लेकिन यूक्रेन में जिस तरह से इसे लेकर खुशी मनाई गई वह उसे नागवार गुजरा है. हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के कब्जे से अपने कई इलाके को छुड़ाया है. 7.5 महीने से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध में कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो सकता है, अंदेशा इस बात का भी जताया जा रहा है. एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक मॉल में भीषण आग लग गई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर सेंटरस मॉल की तीसरी मंजिल पर यह आग लगी, जो 20वीं मंजिल तक फैल गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की लपटें ऊपरी मंजिल तक पहुंच गईं, जहां रिहायशी अपार्टमेंट्स भी हैं. बदलते दौर के साथ स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक नई चुनौती जो लगातार बनी हुई है वो है मानसिक स्वास्थ्य की. डिप्रेशन जैसी दिक्कतें अब आम होने लगी हैं और ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही तवज्जो देने की जरूरत है जैसे स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं को होती है. एम्स दिल्ली में इसी मुद्दे पर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने विचार किया और इस समस्या से निपटने की रणनीति भी सुझाई. आधुनिकता की दौड़, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक होड़, पारिवारिक और सामाजिक तनाव और बढ़ता हुआ अकेलापन, इन सब के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो गई है. कई लोग जो इस चुनौती से निपट नहीं पाते वो खुद को मानसिक तनाव में डूबता हुआ पाते हैं. ऐसे में वक्त की ज़रूरत है कि मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जाए. इसी मुद्दे पर मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की ओर से दिल्ली के एम्स अस्पताल में मेंटल हेल्थ फेस्टिवल का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों पर भी खास तौर पर चर्चा हुई. मेंटल हेल्थ को इन्हांस करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मेंटल हेल्थ इलनेस नहीं है, मेंटल हेल्थ इज अ नॉर्मल थिंग. पिछले 2 साल में सोशल डिस्टेंसिंग ने बहुत नुकसान किया, लोग बहुत डिस्कनेक्ट हो गए. तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है, इस कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति बनाने वाले से लेकर स्कूल और कॉलेजों के छात्र तक करीब 1200 लोग शामिल हुए. हर स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है, फ्रॉम हेल्थ केयर टू एजुकेशन टू स्टूडेंट्स टू साइकोलॉजी स्टूडेंट्स. हमने बहुत डिफरेंट आउटरीच किया है. इस बार स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं जिससे वो इनकरेज हों साइकोलॉजी एज अ फेस्टिवल पिक करने के लिए.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस फेस्टिवल के बारे में एक चीज़ है कि हम जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम डिप्रेशन या ऐसे कोई वर्ड्स हमारे मन में आ जाते हैं। फेस्टिवल का मकसद है कि जब मैं बोलूँ मेंटल हेल्थ तो आप सोचे अरे कोई नाच रहा था, कितना खुश था वो इंसान, कितना, क्योंकि जब मैं हेल्थ बोलती हूँ हमें भागता हुआ इंसान, एक हेल्दी इंसान याद आता है, पर मेंटल हेल्थ में हमारा वो परसेप्शन नहीं है। तो वो ब्रेक करने के लिए हम फेस्टिवल कर रहे हैं। एक चिंता की बात यह है कि कोरोना के बाद देश में खुदकुशी की दर 7.1% बढ़ी है। ऐसा क्यों है और इससे कैसे निपटा जाए, ये रिसर्च भी जरूरी है। यही नहीं, ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं जो कई बार लोगों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर लाचार कर देती हैं और नतीजा मानसिक सेहत के बिगड़ने के तौर पर सामने आता है। लिहाजा देश के स्वास्थ्य कार्यक्रम में मानसिक सेहत को और अहमियत दिए जाने की जरूरत है। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली की शराब नीति को लेकर लगातार बवाल जारी है और इस मामले में आज तीसरी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने अभिषेक बोयिनपल्ली को इस मामले में गिरफ्तार किया है। कल अभिषेक बोयिनपल्ली को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप भी अभिषेक बोयिनपल्ली पर लग रहा है और बोयिनपल्ली की कोर्ट में आज पेशी भी होने वाली है। इस मामले में आपको बता दें, शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उससे पहले आप नेता और कारोबारी विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तो ये जो तीसरी गिरफ्तारी हुई है ये भी सीबीआई ने की है अभिषेक बोयिनपल्ली की। तो 2 गिरफ्तारियां इस मामले में सीबीआई ने की है और 1 गिरफ्तारी ईडी ने की है। तो एक के बाद एक अब इस मामले में गिरफ्तारियां जो हैं वो होती जा रही हैं। और यहाँ पे हम सब जानते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो हैं वो मुख्य आरोपी हैं शराब नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अभिषेक बोयिनपल्ली जो गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में उनकी पृष्ठभूमि बताएं। किस तरह से वो क्या आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे या किस तरह से सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है, किन आरोपों के चलते? देखिए, अभिषेक बोयिनपल्ली जो है हैदराबाद के रहने वाले हैं और वहां पर लिकर के डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में जुड़े हुए हैं। इनको कल शाम को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और आरोप ये है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। इन पर यह भी एलिगेशन है कि ये लिकर पॉलिसी के लिए साउथ की जो लॉबी है, दक्षिण भारत की जो लॉबी है, उसके लिए काम कर रहे थे। तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो सीबीआई की एफआईआर है आबकारी नीति को लेकर जो केस दर्ज किया गया था उस केस में ये आरोपी नहीं है। तो इनको गिरफ्तार किया है सीबीआई ने। आज दिल्ली में जो कोर्ट है वहां पर इनको पेश किया जाएगा और इनकी रिमांड ली जाएगी। हालांकि इनके बारे में और ज्यादा डिटेल नहीं मिले है कि क्या ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे या जो दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी है उसमें सीधे तौर पर इनका कोई हाथ था। ये कुछ चीजें जो हैं वो अभी साफ नहीं हो पाई हैं। जब सीबीआई इनको कोर्ट में पेश करेगी तो वहां पर इनको लेकर क्या कुछ जो बातें हैं वो सामने आई हैं वो सीबीआई कोर्ट में रखेगी तो वहां थोड़ी तस्वीर और साफ होगी, क्योंकि आज सीबीआई इनका रिमांड मांगेगी। इस लिकर पॉलिसी को लेकर अभी तक कुल 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें पहली गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी विजय नायर की, दूसरी गिरफ्तारी ईडी ने की थी लिकर कारोबारी समीर महेंद्रू की और तीसरी गिरफ्तारी अब फिर सीबीआई ने की है जो कि अभिषेक बोयिनपल्ली हैं जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं और शराब के डिस्ट्रीब्यूशन से में जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे केस में। कुल 15 इस केस में आरोपी थे, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। हालांकि किसी भी एजेंसी ने उनको अब तक बयान दर्ज करने के लिए नहीं बुलाया है। तो अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और अधिकतर वो लोग अरेस्ट हो रहे हैं जो कि या तो बिचौलिए हैं या फिर शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, इसमें जो विजय नायर और समीर महेंद्रू की पहले गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या कुछ नया अपडेट आया है? और दूसरा कि आप और हम जानते हैं कि मनीष सिसोदिया, जिस तरह से आप लगातार रिपोर्ट कर ही रहे हैं कि नंबर 1 आरोपी हैं जो चार्जशीट है उसमें, ऐसे में उन पर तो लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक ही रही है। देखिए, बिल्कुल, जो समीर महेंद्रू हैं वो शराब के एक बड़े कारोबारी हैं और ये आरोप है कि लिकर पॉलिसी को बनवाने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, जो लिकर है वो सप्लाई करने में उनकी पूरी भूमिका है, क्योंकि वो शराब के बड़े कारोबारी हैं। दूसरे जो विजय नायर हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो लिकर पॉलिसी बनी है दिल्ली सरकार की उसमें सबसे अहम रोल इन्हीं का है। पूरी लिकर पॉलिसी को बनवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो
हालांकि ये प्राइवेट पर्सन है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ हैं और आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन विंग देखते हैं, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी के सारे बड़े फैसले लेते हैं, खासतौर से जो कारोबारी फैसले होते हैं वो सब विजय नायर लेते हैं। तो विजय नायर को अरेस्ट किया है, समीर महेंद्रू को अरेस्ट किया है। अब ये तीसरी गिरफ्तारी हुई है जिसमें अभिषेक बोयनपल्ली हैं जो कि शराब के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं। तो 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं निश्चित तौर पर उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, लेकिन एजेंसियां जो चाह रही हैं वो यही है कि सबसे पहले पार्टी के जो प्राइवेट पर्सन है, आरोपी हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और उनके स्टेटमेंट के बेसिस पर जब केस पुख्ता हो जाए तब दिल्ली के डिप्टी सीएम पर हाथ डाला जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी मुकेश ये जानकारी दे रहे हैं कि अब शराब नीति के मामले में तीसरी गिरफ्तारी हुई है। अभिषेक बोयनपल्ली को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और उनको अब कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। यहां तक कि कई राज्य हैं जो बारिश की चपेट में इन दिनों चल रहे हैं और बारिश की वजह से आम जनजीवन जो है वो बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ समेत ज्यादातर जिलों में बारिश के चलते सड़कों पर भारी जल जमाव है। कुछ जगह हादसे भी हो चुके हैं और ऐसे में एहतियातन प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला लिया है। यूपी के सभी 72 जिलों के स्कूल आज बंद हैं। जाहिर है आज की बारिश के बाद कल स्कूल बंद रहे या खुलेंगे इसका फैसला अब लिया जाएगा। मौसम विभाग ने यूपी के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है और इसके अलावा मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है और हम देख ही रहे हैं कि कई जगहों पर स्थिति बेहद खराब है। कानपुर के लोगों की पर क्या कुछ बीत रही है इस वक्त वो आपको सुनवाते हैं। हम लोग दुकानदार व्यक्ति हैं, हम लोग बारिश में बहुत हम लोगों को नुकसान हो रहा है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी बारिश हम पहली बार देख रहे हैं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही है हम लोगों को, दुकानदारी नहीं हो रही है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं हम लोग। बस रोड में जल बहुत भर जाता है, गाड़ी चलाने में, साइकिल चलाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। एक्सीडेंट जगह जगह हो रहे हैं सर, बहुत दिक्कत हो रही है। अब क्या करें। 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पे और डीएम साहब ने आदेश दिया है कि बच्चों के स्कूल बंद कर दिए हैं। ये बहुत अच्छा कार्य किया है। बच्चे बड़ों को, बुढ़ों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। किसी को अस्पताल ले जाना हो तो बड़ी दिक्कत है। हमारे माता जी की तो बहुत ही दिक्कत है। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, वैसे तो हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में बुरी स्थिति है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो। 17 राज्यों में बारिश ने मुसीबत एक तरह से खड़ी कर दी, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं यहाँ पर स्थिति ज्यादा ही खराब नजर आ रही है क्योंकि 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। किस तरह की खबरें यहाँ से निकल कर आ रही है? स्कूल बंद किए गए हैं क्योंकि और कई हादसे भी हुए हैं। आज देखिए लगातार यूपी में 4 दिनों से बारिश हो रही है और ख़ास तौर पर अभी जो चेतावनी की बात करें तो मौसम विभाग ने जो है वो भारी बारिश की चेतावनी दी है। 30 से ज़्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी जारी किया है। तो ऐसे में प्रशासन इन सारी चीज़ों को लेकर सचेत हो गया है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं सारे जिलाधिकारियों को कि जहां पर भी जल भराव के चलते, बारिश के चलते फसलें खराब हुई हैं वहां पर तुरंत आर्थिक मदद दी जाए। जहां पर किसी शख्स की मौत होती है वहां पर तुरंत आर्थिक मदद किया जाए। और ये भी कहा है सारे जिलाधिकारियों से कि वो मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लें कि क्या हालात हैं। लेकिन भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है यूपी का। और ख़ास तौर पर अगर बात करें, जैसा कि आपने सुना कि कानपुर के लोग खासे परेशान हैं। श्रावस्ती और बहराइच में खासी जो है वो बाढ़ आ गई है। 30 गांव में पानी भर गया है। परसों जो है वो एक लेखपाल की मौत हो गई बारिश के चलते, जब वो आपदा की सामग्री एक गांव में पहुंचाने जा रहे थे। तो इस तरीके के लगातार जो है वो खबरें आ रही हैं। कल यहाँ पर गाजियाबाद में जो है वो एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई घर गिरने की वजह से। तो इस तरीके की लगातार जो है वो बातें सामने आ रही हैं और ज्यादातर जिलों
के जो डीएम हैं उन्होंने ये आदेश दिया है कि 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है और जल जमाव बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसके वजह से हादसे के खतरे बढ़ गए हैं। तो यही वजह है कि बच्चों के स्कूल भी जो है वो बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ में अगर हम देखें तो डिप्टी सीएम ने यूपी के उन्होंने चेतावनी जारी किया है और सारे डॉक्टर को जिलों के कहा है कि वो हॉस्पिटल में मौजूद रहें, क्योंकि भारी बारिश की वजह से कभी भी जो है वो किसी को भी चिकित्सा के मद्देनजर मदद जो है वो दी जानी होती है। तो इसी के चलते सभी डॉक्टर को और नर्सिंग स्टाफ को ये कहा गया है कि वो हॉस्पिटल में बने रहें, वो हॉस्पिटल से कहीं न जाएं। तो इस तरीके की चेतावनी अलग अलग क्षेत्रों में जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश में अदिति फसलों को लेकर जो है वो इस बारिश ने खासी जो है वो तबाही मचाई है। धान की फसल, मक्का की फसल, बाजरे की फसल, उड़द की फसल, मूंगफली की फसल, ये तमाम सारी जगहों से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि ये फसलें खराब हुई हैं, बड़ी तादाद में खराब हुई हैं। आपने देखा कि बाराबंकी के एक जो है वो किसान ने आत्महत्या तक कर लिया, क्योंकि बारिश की वजह से उसकी जो धान की फसल है वो खराब हो चुकी है। क्योंकि इस मौसम में इतनी ज्यादा बारिश होती नहीं है और ये धान के पकने का वक्त होता है। तमाम सारे जिलों में जो है वो धान की फसल पक चुकी थी और कटाई हो चुकी थी, लेकिन काट के उन लोगों ने खेतों में रखा था और बारिश की वजह से खेत में पानी भरा और धान की फसल बर्बाद हो गई। जो खड़ी फसल है, कटने वाली है, 15-20 दिन में कटने वाली थी, वहां पर पानी भर गया है, तो इसकी वजह से फसल पीली पड़ गई है। तो ऐसी तमाम सारी शिकायतें और किसानों के ऊपर तो बहुत भारी मुसीबत टूट पड़ी है, क्योंकि यूपी में आपने देखा कि जून जुलाई के महीने में बारिश नहीं हुई। किसी तरीके से किसान ने ट्यूबवेल चलाकर और किसी तरीके से खेतों की सिंचाई की, और अब जब उसको बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं थी तो इस वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो उसके वजह से फसलों का खासा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी फसलों की बर्बादी हुई है उसके मद्देनजर भी जो है वो एक सर्वे किया जाए और सर्वे के बाद में नुकसान का अंदाजा लगाया जाए कि आखिर कितना नुकसान किसानों का हुआ है और उसके बाद में आर्थिक मदद की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाए। तो आप कह सकती हैं कि लगातार 4-5 दिनों की ये जो भारी बारिश है उसके वजह से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों पर किसान तो परेशान हैं ही, आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, स्कूल को बंद कर देना पड़ा है, हॉस्पिटल में इसको लेकर चेतावनी जारी किया गया है कि सारे डॉक्टर मौजूद रहें। तो हर जिंदगी के हर एक पहलू पर इस बारिश ने असर डाला है और खास तौर पर किसानों को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, हम तस्वीरें भी आपके साथ ही टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहीं पर घरों में, कहीं दफ्तरों में घुटनों से भी ऊपर पानी घुस गया है, कहीं पर गाड़ियां जो हैं वो पूरी पूरी डूबी नजर आ रही हैं, सड़कों पर बुरी स्थिति है, इतना पानी जम गया है कि सड़कों पर चलना लोगों का मुश्किल हो गया है। तो बारिश जो है इस वक्त, क्योंकि ये बारिश का मौसम नहीं है, ये आफत की बारिश बनकर आई है और क्या आम लोग, क्या किसान, सब बेहाल हैं। और जिस तरह से देखा हमने, अब यूपी सरकार की तरफ से जो खबर आ रही है कि आर्थिक मदद की कोशिश वो करने जा रही है, आकलन करेगी नुकसान का किसानों की और उसके बाद मदद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब आपको हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं अलग अलग उत्तर प्रदेश की अलग अलग इलाकों से जो हमारे पास आई हैं कि बारिश के कारण क्या स्थिति यहाँ पर हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वार्डों के अंदर भी पानी भरा हुआ है, बाहर वाहन भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही नई बस्ती और ITI रोड जो है उस पर भी घरों के अंदर किचन में पानी जमा हो गया है। तो स्थिति बेहद खराब है, लोग बुरी तरह यहाँ पर जूझ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखकर हैरान हो जाएंगे, गाड़ी पूरी तरह से डूबी हुई है। ये मेरठ की तस्वीर है जिसमें जल भराव के कारण नाले में यहाँ पर कार गिर गई है और कार को निकालने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी और अगर जब कार बाहर आई भी होगी तो वो किस हालत में होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इतने घंटों इस तरह से पानी में या नाले में डूबे रहने के बाद बुरी स्थिति इस कार की हो गई होगी। और अब ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लखीमपुर खीरी की स्थिति लगातार बारिश के बाद जगह जगह जल भराव है। समझना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर फसलें हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किसान जो पूरी तरह से उनकी फसल मौसम पर निर्भर होती है, उन पर इस वक्त क्या कुछ बीत रही है। ज़्यादातर जगहों पर फसल की कटाई का ये टाइम था, कहीं पर फसल कट के रख चुकी थी
और उसके बाद ये बारिश जो आई, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसने फसलों को चौपट कर दिया है। और गोरखपुर में भी मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर हैं सारी नदियां जो हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राप्ती नदी, रोहिणी, आमी, कुआनो और सरयू नदी, इनकी स्थिति यहाँ पर बेहद खराब है क्योंकि जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर जो खासकर निचले इलाके, वहाँ पर लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर राप्ती नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लोगों के घरों में यहाँ पर भी पानी घुसा है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं अब दिल्ली एनसीआर में भी बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। थोड़ी धीमी, थोड़ी तेज, लेकिन रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है और इस बारिश की वजह से अब हादसों की खबरें भी सामने आने लगी हैं। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक पुरानी इमारत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्ची और एक महिला शामिल हैं। इसके अलावा इस हादसे में 9 और लोग भी घायल हुए हैं। इन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। जो इमारत गिरी है वो 2 मंजिला इमारत थी। इसमें ऊपर कुछ परिवार रहते थे और नीचे दुकान थी। मेरा घर के ऊपर पूरी बिल्डिंग गिरी है आके, उसके अंदर मेरा सारा सामान दब गया। मेरा बहुत ज्यादा नुकसान है, जिसको मैं गरीब आदमी कहाँ से करूँगा। सारा मेरा दरवाजा वगैरह तोड़ दिया, अंदर की सारे मतलब हर चीज टूट गई। जो मूर्ति सूर्ति लगी हुई थी अंदर सब तोड़ दी है। क्या बता रहे थे, कोई बच्चा फंसा हुआ था? एक मेरा लड़का फंसा था, मैंने किवाड़ तोड़ के परली साइड से निकाल लिया उसको। बिल्डिंग आपके सामने गिरी थी? बिल्डिंग हमारे सामने गिरी है। ये हम कमरे में अंदर थे, ये एकदम धड़ जैसे ऊपर से आके गिरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कोलैप्स स्ट्रक्चर का मामला था और जैसे पहले ही आपने देखा कि एक बच्ची का डेड बॉडी और 9 इंजर्ड जो है पहले निकाले जा सके। उसके बाद हमारी टीम द्वारा जो है 2 और जो है निकाली गई है। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह जेंगर फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, जिस तरह से बारिश हो रही है, आफत की बारिश ये बनकर आई है, चाहे वो कोई सा भी राज्य। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम दिखा रहे थे और अब दिल्ली में हादसे की खबर आई है। ये जो लाहौरी गेट पर हादसा हुआ है मुकेश, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए, जो बिल्डिंग गिरने की घटना है वो कल शाम 7:30 बजे हुई थी और उसके बाद जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, ये मौके पर पहुंचे और वहां पर ये पाया गया कि ये जो बिल्डिंग है ये करीब 250 साल पुरानी थी और 2 मंजिला ये बिल्डिंग थी, जिसमें नीचे कुछ दुकानें थी और ऊपर लोग रह रहे थे। इसके बाद जो मलबा गिरा था उसको हटाने का काम शुरू हुआ। क्योंकि कल रात में काफी बारिश हो रही थी तो राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही थी। दूसरा जो इलाका है ये फर्श खाना का जो इलाका है ये काफी सकरी गलियां हैं यहाँ पर, तो राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किल आ रही थी। सुबह 4 बजे तक ये राहत और बचाव कार्य चला है। इस पूरे हादसे के बाद जो मलबे से करीब 12 लोग निकाले गए हैं। 12 लोगों में 9 लोग घायल हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक 4 साल की बच्ची खुशी है। इसके अलावा एक बुजुर्ग हैं 75 ईयर्स के, सुलेमान नाम था इनका, और एक और बुजुर्ग महिला है सगुप्ता, जो भी 75 ईयर्स की थी। इन 3 लोगों की मौत हुई है और बाकी 9 लोग घायल हैं। अभी हादसा क्यों हुआ इसको लेकर अभी जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि पुरानी बिल्डिंग थी और जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी तो उसके बाद ये बिल्डिंग कमजोर हुई और गिर पड़ी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बिल्डिंग पुरानी थी तो एमसीडी ने इसको खाली करने का नोटिस क्यों नहीं दिया था और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जांच होगी और जांच के बाद जिसकी भी जिम्मेदारी होगी उसके खिलाफ जो प्रशासन है वो कार्रवाई करेगा। एक हादसा हुआ जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। जी शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर 3 लोगों की जान चली गई है एक इमारत के चलते और जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। और जिस तरह से बारिश हो रही है, कई ऐसी जर्जर और पुरानी इमारतें हैं जिनको देखने की जरूरत है। अब देखते हैं कि सरकार, प्रशासन, एमसीडी क्या कुछ इस बारे में करता है, क्योंकि कभी भी हादसे जो हैं वो हो सकते हैं।
दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से जो जबरदस्त बारिश हो रही है उसने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 2 दिनों में 2007 के बाद दूसरी बार है जब सबसे ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। कल सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में 74 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी थी, जिससे अधिकतम तापमान 10 डिग्री तक कम हो गया है। लगातार बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन कई निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये वो वक्त होता है जब ठंड जो है वो दस्तक दे रही होती है कई उत्तर भारत के इलाकों में, लेकिन इस वक्त जिस तरह की बारिश लगातार हो रही है, तापमान जरूर गिरा है, हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहतर जरूर हुई है, लेकिन लोगों को खासी परेशान ये बारिश कर रही है। और दिल्ली से लगे हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 111 में एक दर्दनाक हादसा भी यहां पर पेश आया है। यहां पर एक निर्माण का काम चल रहा था इमारत में और इसी वजह से साइट पर एक बड़ा गड्ढा किया गया था। भारी बारिश से, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो ये गड्ढा जो है वो पानी से पूरी तरह से भर गया था। आसपास के कुछ बच्चे इस गड्ढे में नहाने के लिए उतरे, लेकिन सभी 6 बच्चे जो है वो डूब गए और सभी बच्चों के शव बाद में निकाले गए। बेहद दर्दनाक ये हादसा है। सभी बच्चे पास की एक कॉलोनी शंकर विहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब उनके परिवारजनों का बुरा हाल है। यहाँ पर आपको सुनवाते हैं डीसी का क्या कुछ कहना है इस मामले पर। 6 बच्चों के डूबने की खबर थी। वो सारे के सारे 6 बच्चों की जो शव है वो मिल चुके हैं। हमने फर्दर जो है मेडिकल उसके परीक्षण के लिए तुरंत सिविल हॉस्पिटल में हमने उनको भिजवाया है और लगभग 8 से 13 साल के उम्र थी इन सब बच्चों की। अभी तो प्राइमा फेसी जो मिली है सूचना, उसमें ये जो लगभग 5-7 एकड़ का जो एरिया है, इसमें कुछ बीच में गड्ढे हैं और बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होने से बच्चे इसमें नहाने के लिए गए थे और अचानक से जब गड्ढा मिला तो उसमें उनकी डूबने से मृत्यु होने का जो ये प्राइमा फेसी मिला है। फिर भी इसमें आगे जो भी पुलिस एक्शन बनेगा, डीसीपी साहब मेरे साथ हैं, जांच की जाएगी और उसमें जो कोई कार्रवाई आगे बनेगी वो करेंगे। जवाबदेही भी ऐसे मामलों में तय की जानी चाहिए, क्योंकि जब कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस तरह के गड्ढे हैं, तो उन्हें बंद किया जाना या उन्हें ढका जाना जरूरी है। 6 बच्चों की मौत बहुत बड़ी घटना है। आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब के मोहाली में निर्माणाधीन शोरूम में हादसा हुआ है। ये जो हादसा है इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। मोहाली सिटी सेंटर में ये शोरूम बन रहा था और फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है कि कैसे आखिर 2 मजदूरों की यहाँ पर मौत हो गई। बनते हुए यहाँ पर निर्माण जो है वो होते वक्त इमारत का कुछ हिस्सा गिरा है। अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में उनके जिस मंत्री का एक बयान मुसीबत खड़ा कर रहा था, उस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया है। राजेंद्र पाल गौतम केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री थे। 5 अक्टूबर को दरअसल दिल्ली में बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की उनकी एक शपथ को बीजेपी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताकर प्रचारित किया। उस आयोजन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के तहत ये सामूहिक शपथ ली गई थी कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र गौतम ने कहा कि जिस शपथ पर बीजेपी को आपत्ति है उसे हर साल करोड़ों लोग लेते हैं। मैंने किसी का अपमान नहीं किया और मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, लेकिन हमें किसी भी हालत में देश को बचाना है और उसके लिए जो भी जरूरी होगा मैं करूंगा। और अगर मेरे बयान की वजह से मेरे नेता या पार्टी पर आंच आती है तो इसीलिए इस्तीफा देना ही बेहतर है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ राजेंद्र गौतम ने कहा है। बौद्ध धम्म दीक्षा का आयोजन हुआ था। वो आयोजन दीक्षा दिवस पर पूरे देश में हजारों जगह पर होता है और उसमें करोड़ों लोग उसमें शामिल होते हैं। हमारे करोड़ों लोग ये दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार, मोदी जी की खुद सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है और उन्होंने ही नागपुर की दीक्षा भूमि में शिलापट पर वो सारी 22 प्रतिज्ञाएं लिखवा के लगवाई हुई हैं। वहीं कांग्रेस भी हमलावर है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा तो हो गया है, हवाला कारोबार में लिप्त सत्येंद्र जैन, शराब घोटाले में लिप्त मनीष सिसोदिया का इस्तीफा कब लेंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए
कि वो सिसोदिया को कब अपने इस मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे। सत्येंद्र जैन जो अब तक ईडी की गिरफ्तारी में है, जेल में है, आज तक उनको मंत्री का ओहदा किस बिहाफ पे दिया हुआ है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। राजेंद्र पाल गौतम आज अपना इस्तीफा देते हैं तो सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कब अपने पद को छोड़ेंगे, और यदि वो पद नहीं छोड़ते हैं तो कब अरविंद केजरीवाल उनको। और ग्रेटर नोएडा से एक खबर आई जहां पर एक निजी स्कूल में 5वीं के छात्र की शिक्षक की पिटाई से मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षक के सवालों के जवाब नहीं देने की वजह से शिक्षक ने डंडों से पिटाई की थी छात्र की और उसके सिर और पीठ में गंभीर चोट लगी थी। छात्र वहीं पर बेहोश हो गया था। बाद में छात्र की बेहोशी की हालत में उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। आरोपी शिक्षक फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन यहां पर परिवार का बुरा हाल है। तो लगातार इस तरह की खबरें कई जगहों से आ रहे हैं। जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ जगहों पर, और ये एक निजी स्कूल का मामला है जहाँ पर सवालों के जवाब नहीं देने पर एक 5वीं के छात्र की शिक्षक ने इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो जाती है, ये आरोप लग रहे हैं। और डंडों से उसकी पिटाई की जिससे उसके सिर और पीठ में गंभीर चोटें आई थी। अस्पताल में छात्र ने दम तोड़ दिया, लेकिन फिलहाल शिक्षक जो है वो फरार है।